हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का रेशियो एनालिसिस। दोस्तों देखो, हम जो होते हैं ना कॉमर्स वाले, हम जो कॉमर्स वाले होते हैं वो क्या होते हैं मालूम है आपको? हम लोग होते हैं बिजनेस के डॉक्टर। हम लोग क्या होते हैं? बिजनेस के डॉक्टर, है ना। जैसे कि मान लो कोई भी डॉक्टर होता है, कोई भी क्या होता है? डॉक्टर होता है। वो क्या करता है? अपने पेशेंट का इलाज करता है कि नहीं करता? करता है ना। अब पेशेंट का इलाज करना है तो उसके लिए क्या जानना जरूरी है कि जो पेशेंट है उसके बॉडी के कंपोनेंट्स के बारे में जानना जरूरी है कि बॉडी किस तरह से काम करती है। वैसे सेम टू सेम हम जो बिजनेस डॉक्टर है हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमको जानना जरूरी है। हम ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है, जो क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग क्या होते हैं? कॉमर्स के डॉक्टर होते हैं। और पेशेंट कौन होता है? हमारा क्लाइंट। पेशेंट कौन होता है? हमारा क्लाइंट। अब जो क्लाइंट है हम, और क्लाइंट हमारे पास क्या लेकर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन सब के बारे में नहीं जानेंगे तो क्लाइंट की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे कर पाएंगे? ये सब नहीं जानेंगे तो क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाएंगे, है ना। और रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है? इन सब चीज़ों की इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है तो इसके बारे में आपको इन डेप्थ मालूम होना चाहिए। क्लियर अच्छे से? अब देखो, क्लास 12th में क्या है, रेशियो एनालिसिस के पूरे फॉर्मूले है। लेकिन फॉर्मूले कैसे बने हैं और बने हैं तो क्यों बने हैं, उसका कारण क्या है, ठीक है। उसको हम अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लॉजिक समझ लेते हैं। उसके बाद अगर हम फार्मूले करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपको एकदम आसानी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली अपन ध्यान दे देते हैं, मतलब अपन जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो आपका है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसको हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। उसका पूरा हम लोग सीख लेंगे फॉर्मूला अच्छे से एकदम, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सीखना क्या जरूरी मालूम है? आपको यहाँ पे सीखना जरूरी है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, P&L के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, और ये सब की आपको इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो काम हो गया, अच्छे से नॉलेज लेंगे ताकि आपका हर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। और बैलेंस शीट में भी हम लोग कई सारी बातें समझेंगे, ठीक है। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते थे हम लोग? सबसे पहले लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या लिखते थे हम लोग? टू परचेस। मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, टू नेट परचेस। टू नेट परचेस मतलब क्या होता है? परचेस माइनस परचेस रिटर्न। ये अच्छे से मालूम है, क्लास 12th का है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? टू डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखेंगे? टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है? इसके बारे में अपन पढ़े थे क्लास 11th में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या शामिल होता है? जैसे कि पढ़े थे हम लोग, वेजेस शामिल होगा, है ना, फ्रेट शामिल होगा, फिर क्या शामिल होगा? कैरीज इनवर्ड शामिल होगा। मतलब कि जो परचेस करने से संबंधित डायरेक्ट खर्चे है, परचेस करने से संबंधित डायरेक्ट खर्चे वो होंगे शामिल। जैसे मान लो मैं मुंबई गया, मुंबई में कपड़ा लेकर आया, ठीक है। अब कपड़ा तो ले लिया, लेकिन मेरे को नागपुर, और मैं कहाँ का हूँ? नागपुर का हूँ। मैं मुंबई में गया, कपड़ा लिया, है ना, और मैं कहाँ का? नागपुर का हूँ। तो नागपुर तक मेरे को आना है सामान लेकर, तो फ्रेट लगेगा, करीब इन्वर्स लगेगा, वो सब क्या होगा? डायरेक्ट खर्चे होंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद और क्या खर्चे होते हैं? पावर एंड फ्यूल का आपको दिख रहा होगा, क्लास 11 में पढ़े थे आप, पावर एंड फ्यूल, है ना, या लिखा हुआ पावर। या फैक्ट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, वो भी कहाँ पे आएंगे? यहीं पर आएंगे। सिंपल, क्लियर है अच्छे से? इसे पढ़े थे हम लोग। फिर ग्रेड में क्या आता था? बाय सेल्स। क्या आता था? बाय सेल्स। फिर क्या लिखते थे हम लोग? बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम क्या करते थे? टोटल। लिखिए टोटल, लिखिए टोटल। प्रॉफिट अगर आता था तो यहाँ लिखते थे हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस। अगर ग्रॉस लॉस आता था तो यहाँ लिखते थे हम लोग बाय ग्रॉस लॉस बैलेंस। क्लियर है? ये आएगा या फिर ये आएगा, दोनों तो आ नहीं सकते। फिर ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, यहाँ पर आया। अब ध्यान देना, ध्यान से सुनना एकदम, मैं जो बताने जा रहा हूँ। देखो, ये जो होती है ग्रॉस प्रॉफिट, ये होती है हमारी प्रोडक्ट को बेच के इनकम। क्या होती है? प्रोडक्ट को बेच के इनकम, है ना। तो अगर मान लो, ध्यान सुनना, अगर मान लो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है? 100 रुपये। कॉस्ट मान लो, फिलहाल ऐसे सिंपल मार रहा हूँ, कॉस्ट कितनी है? 80। कितने का प्रॉफिट कमाया मैं? ग्रॉस प्रॉफिट कितने कमाया? 20 रुपये का कमाया, ठीक है। ये हो गए हमारे ग्रॉस प्रॉफिट, समझो। अब सपोज मान लो कि यहाँ पर मेरे को हो रहा है ग्रॉस लॉस। क्या हो रहा है? ग्रॉस लॉस। मतलब कि सेलिंग प्राइस होगी 80, मेरी कॉस्ट कितनी होगी? 100।
ग्रॉस लॉस कितने का हुआ, 20 रुपये का। ग्रॉस लॉस कितने का हुआ, 20 रुपये का। दोस्तों जो ग्रॉस लॉस है ना, ग्रॉस लॉस, जो ग्रॉस लॉस है क्या है, बहुत 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 ख़राब है। ग्रॉस लॉस क्या है, बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बेचोगे उतना ज़्यादा आपको लॉस बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बेचोगे उतना ज़्यादा आपको लॉस बढ़ता जाएगा। देखो, एक पीस को बेचे हो, एक पीस सिर्फ बेचे हो, एक पीस, तो कितने का लॉस हो गया, 20 रुपये का लॉस हो गया। अब 100 पीस बेच डालते ही तो कितने का लॉस हो जाता, 2000 का लॉस हो जाता। तो जितना ज़्यादा पीस बेचोगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो दोस्तों जो ग्रॉस लॉस है ना, बहुत ही ख़राब होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब देखो, अब बिजनेसमैन को यहाँ पर क्या मालूम चलती, कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को मालूम चलती है यहाँ पर प्रोडक्ट को बेचने से प्रॉफिट, क्या मालूम चलती है, प्रोडक्ट को बेचने से क्या हो, प्रॉफिट कितनी हुई। लेकिन सपोज उसको जानना है बिजनेस की प्रॉफिट, क्या जानना है उसको, बिजनेस की प्रॉफिट, क्या जानना है, बिजनेस की प्रॉफिट, यानी बिजनेस के ऑपरेशन से हुई प्रॉफिट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आया, बाय क्या करेगा यहाँ पर, बाय ऑपरेटिंग इनकम, बाय ऑपरेटिंग इनकम। अब ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, ध्यान सुनना, ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरी कपड़े की शॉप है, मेरी कपड़े की शॉप है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो ब्रांडेड क्लॉथ बेच रहा हूँ, ब्रांडेड क्लॉथ सेल कर रहा हूँ, तो उससे मेरे को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो भी कौन सी इनकम होगी, ऑपरेटिंग इनकम होगी, क्योंकि बिजनेस के दौरान ही मैंने क्या किया, ब्रांडेड कपड़ों को बेचा, उससे मेरे को कमीशन हुई। मान लो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो बच्चे लेट आते हैं तो मैं बच्चों से लेता हूँ फाइन, तो बच्चों से फाइन लेता हूँ, वो भी किस में आएगी, ऑपरेटिंग इनकम में आएगी। क्लियर है अच्छे से। अच्छा एक और होता है हमारे सामने सामने जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस मालूम है आपको क्या क्या होता है, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, है कि नहीं। अच्छा सब बैड डेट हुआ तो बैड डेट भी यहीं पर ही आएगा। क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, बिजनेस के ऑपरेशन से संबंधित खर्चे, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कि बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं। डेप्रीशिएशन भी यहीं पर आएगा। ठीक है, क्योंकि डेप्रीशिएशन मतलब क्या होता है कि उस दौरान बिजनेस को चलाने के लिए जितनी हमने फर्नीचर का या फिक्स एसेट का कंज्यूम किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन, है ना। वो भी कंज्यूम किया मतलब यहीं पर आएगा, बिजनेस के दौरान ही हमने क्या किया, कंज्यूम किया। तो यहाँ पर सबको माइनस करने के बाद क्या आती है हमारे सामने, उसको बोलेंगे टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यह आता है हमारा बैलेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आता है हमारा बैलेंस, यह आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर अच्छे से। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आएगी। देखो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि बिजनेसमैन को मालूम चल रहा है कि बिजनेस को चलाने से मेरे को कितनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रही है, कितनी मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रही है। समझो बच्चों, अगर सपोज यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग लॉस, समझो ध्यान से, अगर आता है मान लो बाय ऑपरेटिंग लॉस, ध्यान सुनना, बाय क्या था, यहाँ पर आया ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट, सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे क्या आया, ऑपरेटिंग लॉस। दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट आया यहाँ पर ऑपरेटिंग लॉस आया, तो एक मिनट चल जाएगा। क्यों? कि भैया मैं जो हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करूँगा, मैनेज कर लूँगा, कि यार मेरा यहाँ पे लॉस आ रहा है तो खर्चे को कम से कम करता हूँ, ताकि मेरे को लॉस ना आए। जैसे कि मान लो जीपी आया 100, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आया 120, है ना। तो डेबिट ज़्यादा आया मतलब क्या हुआ, मेरे को लॉस हुआ 20 रुपये का। यहाँ तक तो आपको आता ही है ना। 100 रुपये आया मैं जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया 120 और ऑपरेटिंग लॉस कितना आया मेरा 20। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूँगा, इसको मैनेज करूँगा, इसको क्या करूँगा, मैं मैनेज करूँगा, ताकि मेरा यहाँ पे लॉस क्या है, कम से कम आए। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो है, अगर आपको यहाँ पर जो है ग्रॉस लॉस होता है तो ये बहुत बेकार है। क्यों बेकार है, ग्रॉस लॉस होता है तो बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी। अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होता है, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, और ऑपरेटिंग लॉस होता है ना, ऑपरेटिंग लॉस होता है, मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर ग्रॉस लॉस होता है तो उसके लिए मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना, उसके लिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता, यह बात। ठीक है, खैर समझने के लिए खाली बातें थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या आता है हमारा, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आता है, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे आया ब्रॉड डाउन, फिर यहाँ पे क्या आएगा, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं है, हमने कैश फ्लो में पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। जैसे कि मान लो मेरा पैसा था, मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे को क्या मिला, डिविडेंड रिसीव हुआ। एक्स्ट्रा पैसा था, उसको बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया तो मान लो क्या हुआ, मेरे को रेंट रिसीट हुआ। ठीक है, मान लो पैसा ब्याज में दे दिया तो मेरे को इंटरेस्ट रिसीट हुआ। मतलब बिजनेस के बाहर की चीज़ें। मान लो मैंने फिक्स एसेट को बेचा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, वो भी कौन सी इनकम आएगी, यही की इनकम आएगी। यानी ऐसी इनकम जो बिजनेस की
के दौरान नहीं हुई है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, ये बेचा, उससे क्या हुई, मेरे को प्रॉफिट हुई। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब ऐसा खर्चा जो नॉन ऑपरेटिंग है। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, सपोज इंटरेस्ट का पेमेंट किया। क्या किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया ही क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि डे टू डे बिजनेस के लिए तो हो नहीं रहा है ये, है ना। तो डे टू डे के लिए क्या होता है, सैलरी होता है, रेंट का पेमेंट होता है, तो डे टू डे के लिए तो नहीं होता। या फिर मान लो मेरे को हुआ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी क्या होगा मेरा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऐसा करने से जो हमारा आता है लास्ट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, टू नेट प्रॉफिट। ये आता है हमारा बैलेंस, ये आता है नेट प्रॉफिट, हमारा आता है बैलेंस। क्रेडिट में आता है तो क्या होता है यहाँ पर, बाय नेट लॉस, या क्या हमारा बैलेंस। तो ध्यान देने बात क्या है कि बिजनेसमैन जो मेनली किस में ध्यान रखेगा, बिजनेसमैन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ये क्या होती है, ये जीपी होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट प्रॉफिट, ठीक है। और नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। क्लियर है। अब देखो इसको हम और डिटेल में समझते हैं, ताकि आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे रेशियो एनालिसिस के, आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो अपन उसमें भी समझे थे कैश फ्लो में, उसमें थोड़ा समझे थे अलग तरीके से, है ना। स्टेटमेंट ऑफ P&L, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, सेल, इसको मैं काम करता हूँ और आसान कर देता हूँ मैं, नेट सेल्स, या फिर बोल सकते हैं हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि हमको ऑपरेशन से कितना रिवेन्यू हुआ, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। फिर लेस हम लोग क्या करते थे, याद है, लेस क्या करते थे हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग COGS। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ, ये जो रिवेन्यू थी, कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट है ना, यहाँ पे क्या था, ये सेल्स, ये क्या था, सेल्स या रिवेन्यू थी। अब मैं बोल रहा हूँ इसकी कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसकी कॉस्ट कितनी है, तो अल्टीमेटली क्या कर देंगे हम लोग, इसको माइनस। तो माइनस करने के बाद हमारे सामने आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो आपको आता ही है। COGS मतलब क्या होता है, आपको भी ये बता देता हूँ, इसे फिर आपको मालूम भी होगा, क्लास 11 में पढ़े हो आप लोग। और यहाँ पे ऊपर से भी देख लेते हैं हम लोग, सेम टू सेम। COGS मतलब क्या सीखे थे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस सेल को भी हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग नेट सेल्स। तो COGS क्या हुआ यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या आएगा हमारा, COGS, है ना। यहाँ पर नोट लिख लेंगे अपन, नोट नंबर 1, नीचे आ जाते लिख लेते हैं, नोट नंबर 1, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, नेट परचेस प्लस करूँगा डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करूँगा क्लोजिंग स्टॉक। ये और एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसका, चेंज इन इन्वेंट्री, ध्यान रखना, चेंज इन इन्वेंट्री प्लस परचेस या नेट परचेस। ये खाली लेता मैं यहाँ पे परचेस मतलब क्या, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब नेट परचेस में डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग, शामिल करते हैं, तब हम चलता है कि हम लोग की प्रॉपर कॉस्ट कितनी आई है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये। तो चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन लिखा रहेगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, या यहाँ इन्वेंट्री इज मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐसा क्वेश्चन में आपको बहुत बार लिखा रहेगा। रुपीस लिखा है मान लो 10,000, इसका मतलब क्या हो रहा है कि चेन इन्वेंट्री का मेन फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ इन्वेंट्री स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग का मान लो 0 है, क्योंकि लिखा हुआ है नहीं, क्वेश्चन में जो लिखा है ये ना लिखी हुई है। तो ओपनिंग मान लो कुछ नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री ₹10,000। तो कितने से ज़्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 ज़्यादा है, तो माइनस हो जाएगा 10,000। तो चेंज इन इन्वेंट्री कितनी हो गई, माइनस 10,000। तो अपन जब निकालेंगे यहाँ पर, हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर माइनस 10,000। सपोज परचेस क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 लाख, तो कितना आ गया हमारे सामने 90,000।
10,000। जब और का चाहो तो ऐसा भी लिख लो और आसान हो जाएगा। परचेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। सपोज मान लो परचेस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1,00,000 और चेंज इन्वेंट्री कितनी है, चेंज इन इन्वेंट्री माइनस में 10,000। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो क्या होता कितना हो जाएगा आपका 90,000 आ गया हमारा COGS। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ना दे तो क्या दे देगा, ऐसा वर्ड दे देगा, ऐसा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐसा। क्लियर है। और भी बहुत क्वेश्चन लिखा रहता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्या लिखा रहता है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री ₹10,000। इसका मतलब क्या है, मान लेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना था, मान लो 0, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया यहाँ पर 10,000। तो इसका भी बोलेंगे क्या होगा, इन्वेंट्री क्या होगा इंक्रीज, ओपनिंग था 0, क्लोजिंग कितना हो गया 10, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। सिंपल, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे सब चीज़ें आती है। हाँ, अपन आते मेन मुद्दे पे। अच्छा, यहाँ पर नोट नंबर 2 बना लेते हैं अपन। नोट नंबर 2, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स मतलब क्या होता है। नोट नंबर 2, नेट सेल्स बोलो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ध्यान से सुनना, छोटा सवाल है, उसका जवाब देना तब मज़ा आएगा। जैसे मान लो लिखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना लिखा हुआ है, मान लो 4 लाख। फिर लिखा है मान लो सेल्स रिटर्न, ये लिखा है 50,000। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है 4 लाख, सेल्स रिटर्न लिखा है 50,000। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अब मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है कि यहाँ पर मैं 4 लाख लिखूँ, यहाँ पर मैं 4 लाख लिखूँ या फिर 3,50,000 लिखूँ। 4 लाख लिखूँ या इसको माइनस करने के बाद जो आता है 3,50,000 वो लिखूँ। बताओ क्या लिखूँ। मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा मालूम है, 4 लाख। ये लिखूँगा 4 लाख, क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से सुनना, नेट सेल्स बोलो या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो, दोनों का सेम मतलब होता है। नेट सेल्स बोलो या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो, इसका मतलब क्या है कि इसमें से 3,50,000, ये जो है ना 4 लाख, उसमें से 50,000 माइनस हो चुका है। ये 4 लाख इसमें से 50,000 माइनस हो चुका है, तभी तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं उसको, नेट सेल, तभी तो क्या बोलते हैं उसको, नेट सेल। तो बच्चे गलती से इसमें से माइनस कर देते हैं, आंसर लिख के आ जाते हैं और आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सीखे थे, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में लोग क्या ऐड करेंगे, प्लस करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग इनकम। क्या ऐड करेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग इनकम। माइनस से करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया, तो हमारे सामने क्या आ गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर मैं ऐड किया मैं यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और क्या किए थे हम लोग, माइनस क्या करेंगे हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसा करने के बाद हमारे सामने क्या आया, हमारे सामने जो है उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट तो बोलेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे वर्ड क्या आता है मालूम है, प्रॉफिट। यहाँ से आपको मेन पॉइंट चालू हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और अकाउंट की लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। यहाँ पर आया, अब ध्यान से सुनना एक बार, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे इंटरेस्ट। क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये तो इंटरेस्ट जो था वो तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर था। जी हाँ था,
लेकिन हम लोग को यहाँ पर बहुत सारी रेशियो निकालने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको अलग से चार्ट बनाया हूँ ये वाला, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी रहे। क्वेश्चन बनाने में मेहनत आपको कम लगे, सोचना कम पड़े, आसानी बहुत हो, है ना। इंटरेस्ट हम यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ की माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट माइनस की, यहाँ पर इंटरेस्ट हट गया तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पे माइनस करेंगे अपन टैक्स, तो क्या आएगा आपके सामने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो अब ध्यान देना कि गवर्नमेंट क्या यहाँ पे हो क्या रहा है, गवर्नमेंट बोलती है कि आपने कितना कमाया, 100 रुपये कमाया, आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मान लो 20 रुपये देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, आपको कितना बचा, 80 रुपये बचा। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको इंटरेस्ट का हम बेनिफिट दे रहे हैं, अब क्या करो, आप 80 रुपये में टैक्स पटाओ। कितने में टैक्स पटाओ, 80 रुपये में टैक्स दो। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हम इंटरेस्ट का फायदा नहीं दे रहे, आपको 100 रुपये में टैक्स देना है, तो मान लो 100 रुपये का 30% कितना होता है, 30 रुपये सरकार को देना पड़ता। लेकिन सरकार इंटरेस्ट का फायदा दे रही है, तो 80 का 30% मतलब 24 रुपये से हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है ओनली। क्लियर है अच्छे से। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग माइनस कर देंगे 24, तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 56 आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर हुआ अच्छे से, यहाँ पर क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, इंटरेस्ट को माइनस किए तो क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा। इंटरेस्ट को माइनस किया तो क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स को माइनस किए तो क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिंपल, ठीक है। अब देखो ये जो पैसा है, सब टैक्स हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ पेमेंट हो गई, तो जो पैसा है वो किसके लिए बचा हुआ है मालूम है, ये पैसा बचा हुआ है कंपनी के ऑनर्स के लिए। किसके लिए पैसा बचा हुआ है, कंपनी के ऑनर्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पे माइनस क्या करते हैं मालूम है, क्या माइनस करते हैं, देखो ये जो पैसा है ये बचा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए एंड इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, कंपनी के ऑनर के लिए। क्योंकि हमने सब कुछ, देखो जैसे डिबेंचर का इंटरेस्ट होगा यहाँ पर, ये कौन सा इंटरेस्ट होगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट या बैंक का इंटरेस्ट हमने उनको दे दिया, है ना। जैसे कि हमको ये बात मालूम है कि कंपनी को अगर क्या करना है, बिजनेस चलाना है तो कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी खुद का पैसा लगाती है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा और डिबेंचर का पैसा। डिबेंचर का देते हैं हम लोग इंटरेस्ट हम ऊपर दे चुके हैं, बचा इन दोनों का पैसा देने के लिए। अब इन दोनों का जो पैसा देना बचा हुआ है तो उनको हम लोग दे देंगे। तो माइनस क्या करेंगे हम लोग, पहले देते हैं हम लोग किसको देते हैं, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे डिविडेंड, ये माइनस कर दिए। जो पैसा बचा हुआ है पूरा का पूरा ये किसके लिए बचा हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के पैसा बचा हुआ है, माइनस कर दिए, ये बचा हुआ है। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, माइनस कर दिया डिविडेंड। क्लियर है। अब ये जो बचा है इसको देने के बाद जो आखिरी बचा इसको बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। ये क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से। ये था आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहली क्लास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अच्छे समझ लो तो आपको रेशियो में कहीं पर भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली। टुकड़े टुकड़े में समझोगे लगेगा कितना कुछ समझना है, कितना कुछ रटना है। अब देखो, अब आपको समझाता हूँ मैं बैलेंस शीट, जिससे कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले जो है जो रटते हो उसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। एकदम ध्यान सुनना है ना। ये सब जो समझा रहा हूँ ना ऐसे नहीं समझा रहा हूँ, सब कुछ जो है आपके रेशियो का ही पार्ट है। देखो बैलेंस शीट नंबर 1, आपको बैलेंस शीट बनाना आता ही है। बैलेंस शीट में क्या आता है, आपने पढ़ा होगा शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में। सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने क्या आता है, नॉन करेंट एसेट, फिर आता है करेंट एसेट। दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना, आपको बता दूं, वो बनती है वर्टिकल फॉर्म में। कैसे बनती है, टी हम लोग जो बना रहे हैं, हम लोग कैसे बना रहे हैं, टी शेप में बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, वर्टिकल फॉर्म में बनती है। कैसे बनती है, वर्टिकल फॉर्म में बनती है। हम लोग कैसे बना रहे हैं, हम लोग कैसे बना रहे हैं, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। और आपने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में पढ़ा होगा, है ना। तो हम लोग उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे, हम लोग इस हिसाब से क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको मैं इन डेप्थ फार्मूला भी याद करा दूँ और अंडरस्टैंडिंग भी दे दूँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस,
नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। क्लियर है। और एसेट में क्या क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट, इसका नाम याद रखना, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट में बाद में क्या लिखूंगा मालूम है, NBI, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट एसेट हुआ गया, फिर क्या होगा, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फिर होगा हमारा करेंट एसेट। और साथ साथ में कुछ फिक्टिशियस एसेट होती है। फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या होता है कि असल में एसेट नहीं है लेकिन हमने एसेट के तौर पर उसको शो करके रखा है। जैसे कि मान लो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया है 10 करोड़ रुपीज़ का, कंपनी को लग रहा है कि उसका फ़ायदा हमको 5 साल तक मिलेगा, तो कंपनी को लग रहा है फ़ायदा 5 साल तक मिलेगा, तो कंपनी क्या करती है, 10 करोड़ को धीरे धीरे राइट ऑफ करती है। तो 10 करोड़ का फायदा मिलेगा 5 साल तक, यानी हर साल कितना राइट ऑफ करेगी, 2-2 करोड़ राइट ऑफ करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट दिख रही होगी, कभी दिख रही होगी 10 करोड़, फिर राइट ऑफ करने के बाद कभी दिख रही होगी 8 करोड़, कभी दिख रही होगी 6 करोड़। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, फिक्टिशियस एसेट, क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट। अब नेक्स्ट बनाते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट नंबर 2 में। अब देखो अब धीरे धीरे फॉर्मूला बनते जाएगा। बैलेंस शीट नंबर 2, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ, ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल जो होते हैं कंपनी के ऑनर होते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, उनका ही हिस्सा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर नॉन करेंट एसेट। मैं आपको सब फॉर्मूला अलग से लिखवाऊंगा, डोंट वरी, खाली आप सुनते जाओ और समझते जाओ। फिर क्या आएगा, करेंट एसेट, फिर यहाँ पे क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फिर करेंट एसेट। लेकिन और ध्यान दो, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल वालों की रिजर्व एंड सरप्लस क्या होगी, इनकम होगी, तो लॉस भी किसका होगा, उन्हीं का होगा। तो फिक्टिशियस एसेट यहाँ पर आएगा क्या, नहीं। ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, इक्विटी शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या बन गया, क्या मैं अलग से लिखवाऊंगा, ठीक है, फिर सुन लो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि इनकम को जोड़ेंगे तो खर्चे को क्या करेंगे हम लोग, माइनस। सिंपल सी बात है। ये हो गया हमारा टैली। क्लियर है, क्लियर हो गया अच्छे से। ये हो गया अपना टैली। अब आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट नंबर 3 की तरफ। बैलेंस शीट नंबर 3, अब देखो, अब समझिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड। तो क्या बन जाएगा मालूम है, ये शेयर होल्डर फंड क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर फंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। क्या बोलते हैं, इक्विटी। क्या बोलते हैं, इक्विटी। शेयर होल्डर मतलब क्या, दोनों शामिल होगा, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। लिखा है कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, खाली क्या लिखा है, शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी अलग है और इक्विटी शेयर कैपिटल अलग है ना, देखो ये क्या लिखा है, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड अलग है। यहाँ पर क्या लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी। ठीक है। तो ध्यान देना, गलती मत करना, मालूम चला कि छोटी सी बात में गलती कर दी है। तो यहाँ पे आ गया इक्विटी। क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचा, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। ये लिखा मैं नॉन करेंट लायबिलिटी है ये। ये है नॉन करेंट लायबिलिटी, ये है करेंट लायबिलिटी, पता नहीं क्यों बोलते हैं करेंट एसेट बोल दिया मैं। और यहाँ पर क्या आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। अच्छा, नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि हम लंबे समय के लिए क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। जैसे कि हम डिबेंचर को इशू करेंगे, है ना, हम डिबेंचर इशू करके क्या लेंगे, लंबे समय के लिए लोन लेंगे। बैंक से लंबे समय के लिए क्या लेंगे, लोन लेंगे। और दोस्तों हमको ध्यान देना कि हमको जो लोन है लंबे समय के लिए लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का इस्टेब्लिश होने में बहुत समय लगता है ना। शॉर्ट टर्म लोन लेके गलती नहीं करना है हमको। और करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है ना, कि हमको, या फिर हम लोग ने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया शॉर्ट समय के लिए, बिजनेस के लिए के खर्चों के लिए, जो होगा करंट लायबिलिटी में आता है ये। क्लियर अच्छे से। तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर नॉन करेंट लायबिलिटी और यहाँ पे आगे करेंट लायबिलिटी, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, फिर नॉन बिजनेस। इधर का देखो सब तो सेम, सबका सेम रहेगा, है ना, खाली मैंने क्या किया यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर को ऐड कर दिया। नॉन करेंट एसेट, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट,
करेंट एसेट, ये भी हो गया टैली। सर मैं सिंपल सा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यहाँ पर जोड़ दिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड में, तो आगे हमारा शेयर होल्डर फंड। अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट नंबर 4 में। बैलेंस शीट नंबर 4 में तो देखो, हमको कभी बिजनेस करना है, कभी भी बिजनेस करना है तो हमको नॉर्मली मैं आपको क्या बताया चाहिए, हमको लॉन्ग टर्म फंड क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड कैसे मिलता है, एक तो ऑनर्स का उस कैपिटल होती है वो खुद की कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक हम लोग क्या करते हैं बोरोड मनी, क्या करते हैं बोरोड मनी। तो पैसा कहाँ कहाँ से लेते हैं हम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डेट, क्या बोलते हैं डेट। हम लोग कहाँ कहाँ से लेते हैं, डिबेंचर इशू करके लेते हैं और बैंक से बोरोइंग करते हैं, है ना। ये क्या होती है, मैं क्या बताया हमेशा क्या होनी चाहिए हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग करना है, क्या करना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कब कर सकते हैं, बिजनेस के दौरान, जब बिजनेस चालू कर रहे हैं तो क्या चाहिए हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान सुनना, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड। कैसे हम चलो लॉन्ग टर्म फंड के बारे में, ये भी यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा ऐड, तो इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी क्या हो गया, क्या हो गया लॉन्ग टर्म फंड। फिर यहाँ पे क्या आएगा करेंट लायबिलिटी, फिर यहाँ पर आएगा नॉन करेंट एसेट, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हो गया करेंट एसेट। ये जो था नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इसकी जो इनकम होती है कौन सी इनकम होती है मालूम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी इनकम होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे कि क्या लिखा है देखो, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, कि बिजनेस के बाहर में हमने इन्वेस्टमेंट किया, मान लो मैंने शेयर में इशू किया, मेरे को डिविडेंड मिला, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, मेरे को रेंट मिला, तो कौन सी इनकम हो गई, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ तक हो गया। अब चलते हम लोग बैलेंस शीट नंबर 5 में। बैलेंस शीट नंबर 5, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान देना, ये जो लिखा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर्मूला लॉन्ग टर्म फंड। अब वहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाएगा मालूम है, वहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। फिर यहाँ पे आएगा करेंट लायबिलिटी, यहाँ पर नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। यहाँ पर हो क्या रहा है समझना, और क्या लिखा मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस, कि बिजनेस में मेरी कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगी हुई है। तो यहाँ पे कैसे हुआ अल्टीमेटली मालूम है, ये जो था लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग अच्छे से लिख के बताता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ में आ चुका है। ये कैसे हुआ, ये यहाँ पर जो ऊपर में था लॉन्ग टर्म फंड, उसमें से माइनस कर दिया मैंने नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट को, या लॉन्ग टर्म फंड मतलब क्या सीखे थे हम लोग, डेट प्लस इक्विटी यानी इक्विटी प्लस डेट माइनस नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो ठीक, ना लिखा हो तो इक्विटी प्लस डेट माइनस क्या कर देंगे 0। आपके 12th में एक नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट लगभग लगभग कहीं पर नहीं है, तो आपके 12th में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या काम आता है मालूम है, डेट प्लस इक्विटी। क्या फॉर्मूला आता है, डेट प्लस इक्विटी, जस्ट लाइक का लॉन्ग टर्म फंड वाला फॉर्मूला। क्लियर है अच्छे से, क्लियर हुआ अच्छे से यहाँ तक। तो लॉन्ग टर्म फंड में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट को, तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। आपको सब लिखवाऊंगा बस समझते जाओ, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, किसान में नहीं आ रहा ये वो, समझते जाओ बस। तो कितने बार एक ही चीज़ को करेंगे सब कुछ आपको याद हो जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से। अब चलते हैं बैलेंस शीट नंबर 6 की तरफ। बैलेंस शीट नंबर 6, तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं प्रूफ करता हूँ यहाँ पर कि कैसे काम कर रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस यहाँ पर आया, यहाँ पर लिखा मैं नॉन करेंट एसेट, यहाँ पर लिखा मैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को बोलेंगे हम लोग नेट करेंट एसेट। अब देखो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, अपन और करेंगे डिटेल में तो और समझ में आएगा। तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, नॉन करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो देखो जैसे मान लो अपने 11th में पढ़ा था कि मान लो आपने बिजनेस में कितना लगाया, 1 लाख रुपये लगाया। मान लो बिजनेस में आपने कितना लगाया, 1 लाख रुपये लगाया। बिजनेस में आपने लगाया मान लो 1 लाख रुपये,
अपने मतलब फर्नीचर वगैरह कितने खरीदा, 80,000 का खरीदा। आपके पास वर्किंग कैपिटल डे टू डे बिजनेस में चलाने के लिए कितना बचा है, आपके पास 20,000 बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, 1,00,000, यहाँ पे कितना आ गया, 1,00,000। क्लियर हुआ। ये सीखे थे 11th में कि भैया मैंने बिजनेस में लगा 1,00,000 रुपये, मैंने मान लो शेयर का फर्नीचर लिया और 20,000 बच गया। अब 20,000 से मेरे को जो करना करूँगा, स्टॉक खरीदूंगा, है ना, जो करना है करूँगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे टू डे वर्किंग के लिए मतलब वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया आपकी बैलेंस शीट प्रूफ। अब मैं आपको एक एक चीज़ को लिखवाता हूँ अच्छे से, ताकि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए, कॉन्फिडेंस रहे कि कहाँ पर कैसे हुआ है। सबसे पहले फॉर्म लिख लो इक्विटी शेयर होल्डर फंड का। पहला फॉर्म लिख लो इक्विटी शेयर होल्डर फंड। हम लोग क्या सीखे थे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। दूसरा हमने क्या सीखा था, ये होगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। दूसरा में सीखा था क्या, इक्विटी बोल सकते हैं उसको, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, शेयर होल्डर फंड, उसको बोल सकते हैं हम लोग इक्विटी, या बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड, या बोल सकते हैं हम लोग उसको ऑनर्स फंड, उसको बोल सकते हैं हम लोग ऑन फंड, और क्या बोल सकते हैं उसको प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड, और क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग नेटवर्थ, ये सब उसको नाम देते हैं। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, ऊपर जो था इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, उसमें ऐड क्या कर देंगे आप लोग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐड क्या कर देंगे हम लोग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो क्या बन जाएगा हम लोग हमारा इक्विटी। क्लियर हो, अच्छे से याद आया। इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब मालूम है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। पॉइंट नंबर 3 हमने क्या सीखा था यहाँ पर, लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, यहाँ पर लंबे समय के लिए जो हम लोग पैसा यूज़ करते हैं। तो इक्विटी यानी कि मालिक का पैसा, मालिक का पैसा मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस हम लोग लेते हैं यहाँ पर नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब हम लोग क्या सीखे थे यहाँ पर, डेट। क्या सीखे थे हम लोग, डेट, जो लंबे समय के लिए हम लोग लेते हैं। तो खुद का पैसा प्लस बोरिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो हो गया लॉन्ग टर्म फंड। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग क्या सीखे थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस, कि बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो उसके लिए हम लोग क्या सीखे थे, कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म फंड माइनस किए थे हम लोग नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। और मैं बताया था कि 12th में क्या है, 12th में ये है ही नहीं। सपोज मान लो लॉन्ग टर्म फंड आया 1,00,000 और ये है ही नहीं, तो क्या कर देंगे, जीरो। तो कितना आएगा हमारे सामने, 1,00,000। सिंपल। तो 12th में कहीं ना कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला का ये है ही नहीं, मतलब अल्टीमेटली फार्मूला क्या बन गया इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस का फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बन गया यहाँ पर आपके 12th में, डेट प्लस इक्विटी या इक्विटी प्लस डेट, ऐसा बोल सकते हैं। और एक फॉर्म है ना, माइनस कर देंगे अपन जीरो, या नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, अब है ही नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। और इसका फॉर्मूला क्या बन गया था अपन लास्ट में, अपन देखो ये बनाए थे अपन, कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस लिखा हुआ है ना, सामने क्या लिखा है देखो, यहाँ पे क्या बताया था हमें, यहाँ कितना लिखा हुआ 1,00,000, यहाँ कितना लगाया 80, यहाँ कितना बचा 20, बचा 20, तो 80 प्लस 20 पे कितना हो गया 1,00,000। तो नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा। और बोल सकते हैं नॉन करेंट एसेट, यानी बिजनेस फर्नीचर पे कितना लगाया मैं 80 लगाया फर्नीचर में, प्लस मेरा बिजनेस के लिए कितना बच गया यहाँ पर 20,000 बच गया, उसके क्या बोलेंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। सिंपल। तो देखो अब आपके लिए क्या है, सब कुछ एकदम आसानी से हो जाएगा। देखो अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को समझाता हूँ कि अपनों को कैसे फटाफट सॉल्व हो जाएगा। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो,
सबसे पहले हमको सीखना रहता है ग्रॉस प्रॉफिट। अपन ऊपर से देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ऊपर का लिख देना ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। और सब के नीचे क्या आएगा, चार फॉर्मूला, चारों के नीचे क्या आएगा, नेट सेल्स, या उसको बोल सकते हैं हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। पॉइंट नंबर 2 क्या आ गया यहाँ पर, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो एक और आता है यहाँ पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एक और आता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशियो। एक और आता है हमारे सामने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या सीखे थे हम लोग, डेट, यानी पूरा फॉर्मूला सीखे थे हम लोग, लॉन्ग टर्म फंड माइनस नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। या उसका मतलब क्या सीखे थे हम लोग, डेट प्लस इक्विटी माइनस नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन दोनों को लगाकर कितना पैसा आया, मान लो मैंने डेट को लगाया था 3 लाख, इक्विटी को लगाया कितना था, मान लो 7 लाख। तो इन दोनों टोटल 10 लाख लगाया, 10 लाख लगाया तो मेरे पास कितना आया, 1 लाख आया। अब 1 लाख लगाया है ना, 1 लाख आया तो भैया 30,000 में प्रोपोर्शनेट एग्जाम्पल के लिए इसका हिस्से का हो जाएगा, और 70,000 मान लो इसके हिस्से का आ जाएगा। ऐसा क्लियर है। मतलब इस 1 लाख में, जहाँ सुनो, इसलिए 1 लाख में क्या होगा, डेट का पोर्शन भी शामिल होगा और इक्विटी का पोर्शन भी शामिल होगा। डेट का पोर्शन भी शामिल होगा और इक्विटी का पोर्शन भी शामिल होगा। तभी तो हमें चलेगा ना कि दोनों को लगाकर मैंने दोनों को कितना लगाया, 10 लाख, और 10 लाख बोले कितना मिला मेरे को, 1 लाख। 1 लाख में से 30,000 बांट लेगा, 70,000 ये बांट लेगा, सिंपल। तो सीखेंगे उसका फॉर्मूला। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना कैसे हमें सीखे थे, ऊपर याद है ना, कैसे सीखे थे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हम लोग, सेल माइनस COGS, क्या आती है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम आसान सीखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, सेम टू सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और नेट प्रॉफिट रेशियो में कैसे हो जाएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स ऑब्लिक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो यहाँ पर सीखने वाली बात को ध्यान देना है। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या होता है मालूम है, इसका मतलब ये होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स ऑब्लिक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम लोग एक और नाम क्या देते हैं, एक और क्या नाम देते हैं याद है, COGS, यानी कि देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट की बिजनेस को चलाने के लिए कितनी हमें कॉस्ट लगी। तो ध्यान देना हम लोग, देखो जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, तो हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी कॉस्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है, जो कहाँ पे आता है, ये को समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कर देंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या निकल जाएगी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्योंकि गुड्स नहीं रहेगा तो सामान कैसे बेचेंगे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि रेंट सैलरी डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, सेम टू सेम वही नेट सेल्स या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसके बारे में, इसका फॉर्मूला क्या होगा मैं बता देता हूँ। मैं वो क्या बताया यहाँ पर कि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी, यानी लॉन्ग टर्म फंड माइनस नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी माइनस नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। मैंने डेट का लगाया 3 लाख, इक्विटी का लगाया 7 लाख, दोनों को मिलाकर कितना कमाया, 1 लाख कमाया। 1 लाख कमाया 30,000 किसका हो जाएगा, इंटरेस्ट का, और 70,000 हो जाएगा इक्विटी का, यानी 30,000 हो गया डेट का,
17 हो गया इक्विटी का। अब जो यहाँ पर मैंने अभी सीखा था, ये ध्यान देना एकदम, यहाँ पर मान लो कितना आया, ध्यान से सुनना, यहाँ कितना आया, 1 लाख आया। 30,000 किसका हो गया, इंटरेस्ट का। कितना बचा, 70,000 बचा। ठीक है, गवर्नमेंट वगैरह को टैक्स पे कर देंगे, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। और जो भी बचेगा वापस, अब जो पैसा बचेगा किसका हो जाएगा, ये इक्विटी का। इक्विटी मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी और इक्विटी शेयर होल्डर का भी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी और इक्विटी शेयर होल्डर का भी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि ऐसी कौन सी चीज़ जिसमें कि इंटरेस्ट भी शामिल है, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और जिसमें इक्विटी शेयर यानी प्रेफरेंस शेयर वाले को और इक्विटी शेयर होल्डर को देना शामिल है, वो कौन सी चीज़ है, वो है ये 1 लाख रुपए, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या होगा, पर इंटरेस्ट का माइनस करेंगे किसका हो गया, डेट का, और टैक्स का माइनस करने के बाद जो पैसा बचा किसका हो गया, इक्विटी का। क्लियर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी क्या बोलेंगे, PBIT डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है अच्छे से कि कैपिटल मतलब समझ गए आप लोग, है ना, डेट प्लस इक्विटी माइनस नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म फंड माइनस नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो आपको अच्छे से हो सकता है क्लियर हो गया हो, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन वगैरह नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट वाले बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है।